साथियों आज जो हम टॉपिक शेयर कर रहे हैं आपसे वो पॉलिटिकल से संबंधित है, राजनीति से। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ये टॉपिक मेरा करवाने से उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एक आपके दिमाग में एक इसके प्रति एक डायग्राम तैयार हो कि कौन सी सूची के अंदर कौन सा विषय है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा आगे बढ़ेगी और वर्तमान में अब 12 है। यहां मेरा मूल संविधान कहने से तात्पर्य है कि जो संविधान हमें 26 नवंबर 1949 को विभिन्न संशोधनों के बाद अंतिम रूप से प्राप्त होता है, उसके अंदर जो सूचियां थी, अनुसूचियां, उनकी संख्या 8 थी। उसके बाद 4 और जोड़ी गई और वर्तमान में हमारे पास कितनी है? 12। आज हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय है, कौन सा कार्य है। तो क्रमवार हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। अनुसूचियों को जिसे कि इंग्लिश में शेड्यूल कहा जाता है, तो हम आते हैं प्रथम अनुसूची पे, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारा मकसद आज ये है कि उनके विषय के बारे में जानना। भी कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम अनुसूची या तृतीय या छठी या 8वीं किस विषय से संबंधित है, या विषय देके ये पूछ रहे थे ये कौन सी अनुसूची में है। तो आज हम उस विषय को याद करें, पढ़े नहीं, याद करें कि भी कौन सी इसमें क्या है। तो पहली अनुसूची के अंदर साथियों है संघ एवं उनके राज्य राज्यों के क्षेत्र एवं संघ क्षेत्र। पहली जो अनुसूची है प्रथम, उसका जो विषय क्या है? संघ, हमारा राष्ट्र, नेशन, उनके जो राज्य हैं उनके बारे में हमें बताती है, उनका जो क्षेत्र है उनके विषय में, और संघ क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी है जिनको हम केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से जानते हैं, उनके विषय में ये हमें जानकारी देती है। ये प्रथम पहली अनुसूची है। इसे हम साधारणतः सीधे याद रख सकते हैं कि जो जो चीजें संविधान के अंदर हैं हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम मान लो कि हम भाग पढ़ रहे हैं और हमने भाग पढ़े कि भाग 22 है, तो 22 भागों के अंदर से जो प्रथम भाग है वो भी, क्योंकि सबसे पहले नेशन है, राष्ट्र है, तो राष्ट्र की बात होती है, तो भाग प्रथम में भी संघ, उनके राज्य और क्षेत्र और संघ क्षेत्रों के बारे में जानकारी है। यदि हम अनुच्छेद भी पढ़ते हैं और अनुच्छेदों के बारे में हम जानते हैं कि 395 है, 395, उनके अंदर भी जो प्रथम अनुच्छेद है उसके अंदर भी संघ, उनके राज्य, राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्रों के बारे में जानकारी है। भी जो फर्स्ट है, चाहे अनुच्छेद है, चाहे भाग है और चाहे अनुसूची है, उसके अंदर जो हमें जानकारी जो प्राप्त होती है वो होती है संघ, उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में और उनके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में।
एक यूपीएससी के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था इस टाइप से कि यदि किसी नए राज्य का गठन होता है या पुनर्गठन होता है तो उसे संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसको कौन सी अनुसूची में रखेंगे। तो हम चाहे गठन है पुनर्गठन है तो उसको किस में रखा जाएगा, संविधान की पहली अनुसूची में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पहली अपनी अनुसूची का जो विषय क्या है वो ये है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। बात करते हैं दूसरी अनुसूची। हमने देखने विषय भी कौन सी किससे संबंधित है। साथियों दूसरी जो अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, दूसरी और तीसरी इन दोनों को हम इकट्ठा याद करेंगे और पढ़ने में आसानी रहेगी। तीसरी अनुसूची, दोनों को इकट्ठा कंपेरेटिव याद करें कि दूसरी अनुसूची का विषय क्या है। दूसरी अनुसूची के अंदर जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, विभिन्न पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, उनके भत्तों एवं पेंशन संबंधी उपबंध है। कहने का मतलब कि दूसरी जो हमें अनुसूची है उसका जो विषय क्या है, वेतन, उनके भत्ते और उनके पेंशन संबंधी। लेकिन जो तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी जो अनुसूची है इसका जो विषय है वो उनके शब्द या इसे हम कह सकते हैं प्रतिज्ञा के संबंध में उपबंध। कई मर्तबा हम इस चीज पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शब्द बाद में क्यों, वेतन पहले कैसे, शब्द पहले। तो जैसे हम ऐसे सिंपली समझना चाहें कि जब भी हम किसी कार्य के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए, तो पहले हम काम पूछते हैं, उसके बाद हम वेतन की बात करते हैं और उसके बाद उसके कार्य की शब्द की बात आती है। तो यहां पर वही चीज है कि पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित जो हमें जानकारी मिलती है ये कौन सी सूची में है, दूसरी में है। यदि इसके आगे थोड़ा और इसकी जानकारी ले तो इसके अंदर साथियों 5 खंड हैं। कौन सी में, दूसरी अनुसूची में, जिसके अंदर हम बात करें उनके वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित। इसके अंदर 5 खंड हैं, कै, खे, गे, घे और अड़े। इन 5 खंडों के अंदर कै जो खंड है इसके अंदर राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के वेतन से संबंधित जानकारी मिलती है। कौन सी अनुसूची के, दूसरी अनुसूची के पहले खंड के अंदर। कै खे निरस्त है साथियों। गे जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष, ध्यान सुनिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन, भत्तों और पेंशन, इनकी जानकारी हमें किसमें मिलती है, खंड ग के अंदर। घ के अंदर साथियों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके जो जज हैं, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, उनके वेतन और भत्तों और पेंशन की जानकारी हमें खंड घ में मिलती है। अड़े के अंदर भारत के जो महालेखा परीक्षक हैं, महालेखा परीक्षक हैं, उनके वेतन से संबंधित जानकारी हमें 5वें खंड के अंदर मिलती है, जो कि दूसरी अनुसूची का 5वां भाग है। तीसरी जो अनुसूची जिसके अंदर मैंने कहा कि तीसरी के अंदर उन पदाधिकारियों कहने का मतलब इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सम्मिलित नहीं है, इसमें संसद के मंत्री और उसके अलावा जो मंत्रीगण हैं उनकी जानकारी, उनके शब्द की जानकारी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय उनके शब्द व प्रतिज्ञान की जानकारी एवं महालेखा परीक्षक
के शपथ व प्रतिज्ञान की जानकारी हमें तीसरी अनुसूची में प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिए, पहले वेतन और उसके बाद शपथ। अभी तक हमने 3 देखी हैं। पहली अनुसूची हमें किसके बारे में जानकारी देती है? संघ, उनके राज्य क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र और संघ क्षेत्र के बारे में। दूसरी हमें देती है विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्तों और पेंशन के संबंध में। और तीसरी जो अनुसूची है वो हमें जानकारी देती है उनकी शपथ के संबंध में। शपथ के इसके अंदर प्रारूप है, जैसे कि शपथ लेते हैं हमने जब मंत्रिमंडल बनता है या मंत्री शपथ लेते हैं तो वो कहते हैं ना कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेता हूं, कि उस तरह के जो इसके प्रारूप है, जो फॉर्म है, वो किसके अंदर हमें प्राप्त होते हैं? तीसरी अनुसूची के अंदर। आगे चलते हैं साथियों चौथी अनुसूची की। चौथी जो अनुसूची है, 3 हो चुकी है, चौथी के बारे में बात करते हैं। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची के अंदर हमें राज्यसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर अधिकतम 250 सीटें होती हैं। उनके अंदर किस राज्य से कितने कितने सदस्य आएंगे, उनकी जानकारी हमें कौन सी अनुसूची मिलती है? चौथी अनुसूची में। जैसे कि हम देखते हैं राजस्थान से हमारे से जो सदस्य जाते हैं राज्यसभा में वो 10 जाते हैं, पंजाब से जाते हैं 5 जाते हैं, 7 जाते हैं, हरियाणा से 7 जाते हैं, गुजरात से 11 जाते हैं और यूपी में सबसे अधिकतम 31 सदस्य जाते हैं। तो इस तरह से जो इनकी लिस्ट है कि चौथी अनुसूची में कि किस राज्य के अंदर से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कितना रहेगा, तो इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? चौथी अनुसूची से। कितनी होगी? 4। पांचवी की बात करते हैं। पांचवी और छठी, इन दोनों को इकट्ठे याद रखना है, जैसे कि हमने दूसरी और तीसरी याद रखी। दूसरी वेतन भत्तों संबंधित और तीसरी शब्द से संबंधित। चौथी होगी अपनी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित। अब पढ़ते हैं हम पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची का जो विषय है वो है साथियों अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति या जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कहने से तात्पर्य है कि पांचवी जो अनुसूची है वो हमें एससी एवं एसटी इनके प्रशासन, उनके प्रबंधन इत्यादि के संबंध में हमें जानकारी देती है। इसके अंदर उन्हीं से संबंधित उपबंध है। इसी के साथ हम जोड़ के हमें पढ़नी है छठी। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें उनके विषय वस्तु याद हो कि पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। पांचवी में हमने देखा भी एससी और एसटी इनके क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन के संबंध में इसमें उपबंध है। छठी जो है साथियों, छठी अनुसूची, इसके अंदर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है।
लेकिन इसके अंदर याद रखने वाली बात यह है कि जो पांचवी है एससी और एसटी वाली, ये संपूर्ण भारत के अंदर है, लेकिन छठी जो है, जो हम जिसके अंदर बात करें सिर्फ एसटी अनुसूचित जनजाति के संबंध में, तो ये भारत के 4 पूर्वी राज्यों से संबंधित है। और वो पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के जो पूर्वी भाग के अंदर जो 4 स्टेट्स हैं, विशेष रूप से उनसे संबंधित है। उनके एसटी संक्षेत्र जो क्षेत्र हैं, उनके अंदर प्रशासन और प्रबंधन कैसे हो, और विशेष रूप से 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम उनसे संबंधित है। अब इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है, इससे और भी यदि आगे डीपली प्रश्न आता है तो, कि इसके अंदर है जो त्रिपुरा जो राज्य है, वो मूल रूप से जो 3 थी, पहले ये त्रिपुरा नहीं था। त्रिपुरा इससे जो बाद में जोड़ा गया है, त्रिपुरा वो जोड़ा गया है 49वें संविधान संशोधन है 1984। मूल में 3 ही थे, असम, मेघालय और मिजोरम। उसके बाद 49वां संविधान संशोधन होता है 1984 में, और एक स्टेट और जोड़ा जाता है उसके अंदर, और उसका नाम क्या साथियों? त्रिपुरा। ये है 5वीं और छठी। ये है एससी और एसटी से संबंधित 5वीं, और छठी है साथियों सिर्फ एसटी से संबंधित, और वो भी कौन से? 4 स्टेट जो कि पूर्वी हैं। और कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये आप एक एडिशनल बात याद रख सकते हैं कि त्रिपुरा जो है वो एक संविधान संशोधन के द्वारा इसको बाद में जोड़ा गया है। ये हुई साथियों छठी। अब हम बात करते हैं आगे 7वीं के बारे में। 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं और 8वीं, इससे संबंधित प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से पढ़नी है, याद रखनी है। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। अब इसका विषय क्या है? इसका विषय है संघ एवं राज्य या राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा के लिए या विभाजन के लिए भी जो कार्य होंगे, या शक्तियां कह लो या विषय कह लो, कि उन पे कार्य करने का अधिकार है संघ को है या राज्य को है। इस तरह से उनको अलग अलग सूचियों में बांट दिया गया है। कौन से पे संघ कार्य करेगा, केंद्र सरकार कार्य करेगी, और कौन से पे राज्य सरकार कार्य करेगी, और कौन से ऐसे हैं विषय हैं जिन पे दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो इनके अंदर साथियों 3 सूचियां बनाएंगी, जिसके अंदर प्रथम है जिसे संघ सूची के नाम से हम जानते हैं, जिसे 9वीं 10वीं किताबों के अंदर केंद्र सूची भी लिखा गया है। दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। अब हमें इसके अंदर से कई प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहती है, क्योंकि 7वीं और 8वीं अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न तो इस तरह से बन जाता है
कि मूल रूप से इनके अंदर कितने विषय थे, भी मतलब संघ सूची को कितने विषयों के ऊपर कार्य करने का अधिकार था या कानून बनाने का अधिकार था। तो इसमें साथियों थे 97, भी 97 विषयों के ऊपर है संघ कार्य कर सकता था। उसके बाद राज्य सूची, राज्य सूची के अंदर साथियों थे 66 मतलब 66, और समवर्ती सूची में थे 47। केंद्र में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती में 47। ये तो सामान्य प्रश्न है कि मूल रूप से कितने थे, लेकिन वर्तमान में इनकी जो स्थिति है वो थोड़ी भिन्न है, कुछ बढ़ गए हैं कुछ घट गए हैं। तो इनके अंदर जैसे संघ सूची है तो इसके अंदर विषय बढ़ के 100 हो चुके हैं वर्तमान की स्थिति में, जैसे कि सर्विस टैक्स इत्यादि ऐसे विषय वो बढ़ा दिए गए हैं। राज्य सूची के अंदर ये जो विषय हैं वो 66 से घट के 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची के अंदर है ये 5 विषय जो यहां घटे हैं ये बढ़ के 52 हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में संघ में 100, राज्य में 61 और समवर्ती में 52। अब प्रश्न कई बार सीधा ही आते हैं कि वर्तमान में किस सूची में कितने विषय से सुमेलित कीजिए, या पूछ लिया जाता है सिंगल प्रश्न देके। लेकिन यदि फिर भी इससे भी आगे हो तो यहां पे प्रश्न ये बनता है या बनने की संभावना रहती है कि इसमें से जो 61 हुए हैं मतलब 5 जो कम हुए हैं और जो समवर्ती में 5 बड़े हैं तो वो कौन से हैं। तो इसके लिए साथियों अलग से आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन जो कब होता है 1976 को, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा जो 5 विषय इसमें से राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाले गए वो कौन से थे। तो हम एक एक करके बात करते हैं। पहला जो विषय था वो था साथियों वन संपदा। कौन सा? वन संपदा, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में राज्य सूची से निकाल के किसमें डाला गया? समवर्ती सूची में। दूसरा था वन्य जीव जंतु एवं पक्षियों का संरक्षण। वन्य जीव जंतु एवं पक्षियों का संरक्षण, ये दूसरा था। तीसरा था साथियों वो था शिक्षा। पहला वन संपदा, दूसरा वन्य जीव जंतु एवं पक्षियों का संरक्षण, तीसरा शिक्षा जो कि, और चौथा है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। कौन सा? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। और पांचवा था साथियों बाट एवं माप। भी माप से संबंधित, माप तोल बाट से संबंधित ये विषय जो पांचवा। अब देखिए कि हमें याद इस तरह से रखने हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 ऐसे विषय थे जो कि राज्य सूची से निकाल के और समवर्ती सूची में डाले गए। कौन कौन से? नंबर 1 वन संपदा, नंबर 2 वन्य जीव जंतु एवं पक्षियों का संरक्षण, तीसरा शिक्षा, चौथा है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, और पांचवा है बाट एवं माप। तो ये साथियों 7वीं अनुसूची जो कि हमें 3 सूचियों के बारे में बताती है, और ये इनकी वर्तमान संख्या है जो संघ सूची की 100, राज्य सूची के 61 और समवर्ती सूची के 52। मूल इनकी इस तरफ लिखी जो आपको कंपैरेटिव इसकी याद कर सकते हैं। उसके उपरांत आती है साथियों 8वीं।
8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची, अनुसूची 8वीं अनुसूची अत्यंत ही महत्वपूर्ण, किसके संबंध में है? भाषाओं के संबंध में। किसके संबंध में? भाषाओं के संबंध में 8वीं अनुसूची। अब भाषाओं के विषय में जो क्वेश्चन बनने की जो संभावनाएं होती हैं, हम पढ़ते हैं कि मूल संविधान में भाषाएं थी 14। उसके बाद इसके अंदर संविधान संशोधन के द्वारा ऐड होती गई। उसके बाद 1 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 ऐड हुई, और उसके बाद वर्तमान में इस कितनी होगी? 52 भी 22। यदि सामान्य प्रश्न है तो ये होता है कि मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी सम्मिलित की गई, तो हमारा आंसर होता है 14। वर्तमान में कितनी है? 22। लेकिन यदि इस तरह से प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इसमें सम्मिलित नहीं थी, 22 में सम्मिलित नहीं थी, या मूल संविधान के अंदर जो 14 थी उनमें सम्मिलित नहीं थी, तो इसके लिए हमें थोड़ा भाषाओं के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, भी कौन सी थी या कौन सी नहीं थी। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी भाषाएं थी। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। मूल की बात करें पहले, जो मूल में 14 भाषाएं थी। नंबर 1 असमिया, नंबर 2 तमिल, नंबर 3 कन्नड़, नंबर 4 मलयालम, नंबर 5 तेलुगु, नंबर 6 कश्मीरी, नंबर 7 हिंदी, नंबर 8 बंगाली, नंबर 9 संस्कृत, नंबर 10 गुजराती, नंबर 11 उड़िया, नंबर 12 उर्दू, नंबर 13 मराठी, नंबर 14 पंजाबी। तो ये तो साथियों मूल जो 14 थी वो है कि ये 14 भाषाएं जो मूल संविधान में जो थी, इनमें से यदि प्रश्न देख पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी। अब आप इनमें से देखोगे कि अंग्रेजी का बहुत दबदबा रहता है, लेकिन जो इंग्लिश है वो ना तो मूल 14 में सम्मिलित थी और ना ही वर्तमान में जो 22 है उनमें भी सम्मिलित है। जो इंग्लिश है वो सिर्फ अनुच्छेद 348 के तहत, अनुच्छेद 348 के तहत जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनकी राजभाषा है। कहने का मतलब उनकी कार्य करने की भाषा, जैसे कि हिंदी भी एक राजभाषा है। तो ये हम देखते हैं कि ये 14 थी। उसके बाद इसके अंदर कुछ ऐड होती चली गई। जो ऐड हुई है उनको देखते हैं कि कौन कौन सी हुई है। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन होता है। 21वां संविधान संशोधन, और होता कब है? 1967 में। और इसके द्वारा जो भाषा ऐड की जाती है वो होती है साथियों सिंधी।
और हमारे पास है ये सिंधी 15वीं भाषा के रूप में हमें प्राप्त होती है। कौन सी? 15वीं। भी 14 हमारे पास पूर्व में थी। उसके बाद संशोधन होता है 71वां संविधान है संशोधन। और ये कब होता है साथियों? 1992 में। और इसके द्वारा 3 और नई भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो हमारे पास उन 15 के बाद, सिंधी तक हमारे पास 15 भाषाएं हो गई थी। उसके बाद हमारे पास 3 और आ जाती हैं। तो कोंकणी 16वीं, 17वीं और 18वीं नेपाली। तो हमारे पास टोटल कितनी हो जाती हैं? 18। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं और ऐड की गई। फिर साथी होता है 92वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। और ये कब होता है साथियों? 2003 में। इसके द्वारा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं और 8वीं अनुसूची की भाषाओं में सम्मिलित की जाती हैं। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कितनी? 4। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और अब हमारे पास जो संख्या हो जाती है साथियों 22। कितनी? 22। मूल हमारे पास कितनी थी? 14, जो कि मूल संविधान के अंदर जो बने हैं तब 8वीं अनुसूची के अंदर। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक ऐड होती है, जो कौन सी है? सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा एक ऐड होती है 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है भाषाओं की? 18। उसके बाद ऐड होती है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के अंदर है 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है साथियों? 22। इसके बाद एक और छोटा संविधान संशोधन होता है, वो होता है साथियों 96वां संविधान संशोधन। 96वां संविधान है संशोधन। और ये होता है 2011 में। और इसके अंदर क्या किया जाता है? जो हमने पढ़ा ये शब्द उड़िया, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। उड़िया जो शब्द था, इसका नाम बदल के ओडिया कर दिया गया। क्यों? क्योंकि स्टेट का नाम चेंज हो गया था इसी संशोधन के द्वारा। और स्टेट का जो नाम था उड़ीसा, उसको कर दिया गया ओडिशा। तो साथियों ये हमने देखी मूल संविधान की जो 8 अनुसूचियां। उसके बाद 4 जो बाद में संशोधन के द्वारा ऐड होती है, टोटल 12 होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हमने ये इनके सिर्फ विषय वस्तु पे जानने की कोशिश की है कि कौन सी सूची के अंदर किस प्रकार का विषय है। जैसे कि पहली के अंदर संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी अनुसूची के अंदर हमें वेतन भत्तों और पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी के अंदर हमें शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चौथी के अंदर हमें राज्यसभा के अंदर जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना है, उसकी एक सूची हमें प्राप्त होती है। 5वीं के अंदर हमें एससी और एसटी जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रशासन किस प्रकार से हो, उसकी एक सूची प्राप्त होती है। 6ठी के अंदर हमें एसटी जो अनुसूचित जनजाति है उससे जो 4 स्टेट हमारे पूर्वी, उनसे संबंधित जो जानकारी हमें प्राप्त होती है।
सातवीं हमने पढ़ी, सातवीं के अंदर हमें 3 सूचियां प्राप्त होती हैं, राज्य सूची है, संघ सूची और समवर्ती सूची है। उनके अंदर क्या है, कितने थे, कितने वर्तमान में है, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और 8वीं किससे संबंधित है, भाषाओं के बारे में भी। मूल में 14 थी, वर्तमान के अंदर 22 है, और 14 कौन सी थी और 22 कौन सी हैं। अब इनमें से यदि आपको कोई प्रश्न इस तरह से आ जाता है कि यहाँ प्रश्न बनने की संभावना होती है कि निम्नलिखित में से कौन सी थी या है। मान लो किसी के अंदर आपको दे के पूछ ले कि निम्नलिखित 4 भाषाओं में कौन सी सम्मिलित थी या नहीं थी, तो दे दे आपको एक हरियाणवी दे दे, एक मलयालम दे दे, उड़िया दे दे, एक पंजाबी दे दे, एक हिंदी दे दे, तो आपको पता होगा कि हरियाणवी नहीं थी। राजस्थानी दे दे तो राजस्थानी नहीं थी। कहने का मतलब हमें ये जो चार्ट है हमारा भाषाओं का, इनके बारे में थोड़ी सी हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। आगे जो 4 बची हैं उनकी दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। उतने समय तक जय हिंद, जय भारत।